जो कि हमने लास्ट क्लास में देखी थी, इसमें नॉर्मली हो क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद हैं। दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दिस इज इनसाइड द सेल, दिस इज आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा जो फोकस है वो ये है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर हैं या कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि बैक्टीरियल सेल में कंज्यूम होता है, यहाँ से पास करता है प्रोटॉन, मूव करता है और अल्टीमेटली इट एंड्स अप विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर से प्रोटॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे फाइनली जाके उसका जो प्रोसेस है वो एंड होता है। तो हमने फिर इसमें डिफरेंट स्टेप्स देखे कि एक्चुअली में होता क्या है, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वहाँ से प्रोटॉन निकलता है टीसीए साइकिल के रिजल्ट में, या इवन अगर एनएडीए जनरेशन हो रही है या इवन ग्लाइकोलिसिस के बाद व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन और Na+ था, Na+ will accept the protons and it would convert into NaDH plus H+। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा वो इलेक्ट्रॉन अपना एक डिस्टेंस मूव करेगा और डिस्टेंस मूव करते हुए इट वुड पास आउट और इट वुड पास टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसमें जो एंजाइम्स के रोल है उसमें NADH डिहाइड्रोजनेजेस, NADH किनोन ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, और इसके साथ साथ अगर हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी केमिस्ट्री देखते हैं डिटेल में, यही वाला एंजाइम यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको अगर हम डिटेल मॉर्फोलॉजी इसकी देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर FMN लूप है विच इज़ इन्वॉल्व टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे हमारे पास फ्री लिबरेट हुए, दे वुड बाइंड विद द FMN एंड देन FMN वुड कन्वर्ट इनटू FMNH2 बाय कंबाइनिंग विद द प्रोटॉन्स। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट में आ रहा है दिस वन प्रोटॉन दैट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है हमारे पास अकोमुलेट होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है फ्रॉम वन टू अदर। और अब ये जो सबस्ट्रेट ऑक्सीडोरेडक्टेज सिस्टम हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यू कैन से, now this would involve in the transfer of protons from inside of the cell to the outside of the cell। अब प्रोटॉन्स अगर आपने देखें, इसको फिर से देखें अगर आप, तो प्रोटॉन्स इस सिस्टम के थ्रू दे आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही डिफरेंट एक्सेप्टर्स के थ्रू मूव करता हुआ अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि प्रोटॉन जो है वो बाहर मूव करते जा रहे हैं, अब जो आउटसाइड ऑफ द सेल है इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जनरेट होना या नेगेटिव चार्ज की अकोमुलेशन जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस अकोमुलेशन of the positive charge towards the outside of the cell and the negative charge towards the inside of the cell, this would generate a proton motive force। अब जब प्रोटॉन मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, आउटसाइड टू द इनसाइड द सेल, तो इस केस में हमारे पास ATP ATP प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स मौजूद हैं। दे वुड यूज द एनर्जी ऑफ दिस प्रोटॉन एंड दे वुड फॉर्म द ATP फ्रॉम द ADP। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ATP हाइड्रोलाइसिस जो है बेसिकली दे यूज द एनर्जी विच इज being generated by accumulating the positive charge at one end of the plasma membrane and negative charge at one end of the or the one side of the plasma membrane। ठीक है, तो इसके बाद अल्टीमेटली अगर आप ये सिर्फ इस वीडियो के अंदर इतना सा है कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रोसीजर टू ट्रांसपोर्ट आउट द प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स व्हेन दे वुड बी ट्रांसपोर्टेड आउट, और अल्टीमेटली हमारे पास जो बनेगा ग्रेडियंट वो कुछ इस तरह का बनेगा जो कि मैं आपको इस डायग्राम में भी दिखा रहा था। हाँ, बस कुछ इस तरह का ग्रेडियंट बन जाएगा। इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन वाज दिस, आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन वाज दिस, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेटेड आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज अकोमुलेटेड हियर। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये सेल के अंदर एंटर होंगे वाया स्पेसिफिक चैनल्स और द गेट्स, ATP hydrolases and ADP would be converted into ATP, और actually this is the procedure to produce the energy। ठीक है, this was it। This was the role of energy transformation that cellular membrane that actually plays, और इसके रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं। हम उन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की डिटेल में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहे कि एक तो ये सब्जेक्ट जो है सेल बायोलॉजी का नहीं है और ना ये हमारे पास कोई बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सिर्फ इस केस में हम एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हाउ प्रोकैरियोटिक cytoplasmic membrane it is helping out the cell to in the transformation of the energy। So that's it।
Next, if we move towards other role of the cytoplasmic membrane, this is regarding the facilitated diffusion. ये हमने कल वाली क्लास में देखा था और लास्ट क्लास में एक्चुअली देखा था. There are different roles which may be played by the cytoplasmic membrane, and these roles may be simple diffusion or the facilitated diffusion. Simple diffusion में हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कशन की कि किस तरह से हायर ग्रेडियंट से लोअर या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गैसेस हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा गैसेस में आती हैं, या इसके अलावा स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दे में बी इंक्लूडेड इन इट. अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि इफ देयर इज द अल्टरनेट वे या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम one side of the membrane to the other side via using some proteins, some protein channels, some carriers, or some permeases and enzymes. So whenever the movement of molecules is being facilitated via the proteins, via some special carriers, it would fall in the category of the facilitated diffusion. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये बात याद रखिएगा कि हमने जब अभी पिछले लेक्चर के स्टार्ट में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स हो सकती हैं, लॉट ऑफ प्रोटीन्स में बी एम्बेडेड इन इट, which actually plays the role of the special gates or special channels to move in or to move out the molecules. अब ये जो प्रोटीन्स हैं which are involved in the movement, these proteins are very specific. These proteins are highly specific. ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोटीन मौजूद है and this protein is helping so many molecules to pass in or pass out. हर कैटेगरी और हर टाइप के मॉलिक्यूल के लिए there would be a specific channel, a specific gate that would be highly specific. So याद रखिएगा कि interaction between the transport protein and the molecule which is supposed to transport, that interaction is highly specific, and due to this specificity, these proteins they ensure a highly specific movement. अब सबसे पहले इसमें ये होगा हमारे पास कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कैरियर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे. अभी मैं आपको अगर इसमें दिखाऊंगा भी कुछ इसकी डायग्राम्स भी दिखाऊंगा जिसमें आपको कुछ ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे. कैरियर मॉलिक्यूल्स विल बाइंड विद द टारगेट मॉलिक्यूल जिसको हमने अपटेक करना है, और टारगेट मॉलिक्यूल जो है कैरियर के साथ बाइंड करने के बाद कैरियर जो है अपनी शेप उस हिसाब से मॉडिफाई करेगा, एंड इस मॉडिफिकेशन के बाद कैरियर plus the target molecule that would be able to pass through the protein channel or the protein gate. इसके साथ साथ ये बात भी जहन में रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है दिस इज द टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज नॉट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. याद रखिएगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी का रोल नहीं है. सो इफ दिस इज नॉट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, it means that this transport will also be from higher concentration to the lower concentration. If this is not passive and this is active, in that case that transport would be from lower concentration to the higher concentration. So you can say that just like the simple diffusion, that facilitated diffusion would be from higher concentration to the lower concentration, or we can use the word that would be with concentration gradient, यानी कि high concentration to lower concentration movement होगी. लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये movement through some facilitator proteins है, some permeases enzyme इसमें इन्वॉल्व होंगे, और कैरियर मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. अब यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने दो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं. एक हमने पढ़ा है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा हमने पढ़ा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्या व्हाट डू यू थिंक, अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं आपका क्या ख्याल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन पे ज़्यादा रिलाई करेंगे या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे रिलाई करेंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी तीसरे मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलाई on the facilitated diffusion whenever they are growing into the natural environment.
व्हाट इज द रीजन फॉर इट? एक तो अभी आप लोगों ने कुछ आंसर किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे वुड प्रेफर to use the simple diffusion method because in that method there are no complexities and this is too simple. But I do not agree with it क्योंकि आप एक चीज़ उसमें मिस कर रहे हैं. दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों चीज़ मिस कर रहे हैं. सिंपल डिफ्यूजन में सिर्फ वाटर ट्रांसफर होता है और गैसेस का ट्रांसफर होता है और साथ में कुछ स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स. लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद द सिंपल डिफ्यूजन. इसके लिए फिर आपको स्पेशल गेट्स या स्पेशल चैनल्स को यूज करना ही पड़ेगा. एंड दिस वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसके साथ साथ अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, अगर इस पे हम आते हैं तो यहाँ पे एक बात आप जहन में रखिएगा. whenever microorganisms they grow into the natural environment, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड होते हैं, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट sorry or in other words you can say that in the natural environment nutrients are present in low concentration. हमने पढ़ा है कि facilitated diffusion क्या है? The movement of molecules from a higher concentration to the low concentration. If nutrients are present in the low concentration in the natural environment, they cannot be shifted from environment to inside the cell. If cell is unable to use facilitated diffusion for the transport of nutrients, it means that cell would not rely on the facilitated diffusion. सेल को कोई ऐसा मैकेनिज्म पिक करना पड़ेगा जिसके थ्रू सेल न्यूट्रिएंट्स को पिक करे, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स लो कंसंट्रेशन में ही मौजूद क्यों ना हो. और सेल को चूंकि न्यूट्रिएंट्स पिक करने हैं तो सेल डजंट केयर कि सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती. ओके, सो दिस इज द लॉजिक हियर that facilitated diffusion is not too reliable in case of the natural growth of the microorganism because this is the way of passive transport. ये अभी हमने पढ़ा है. So here microorganism they would neither depend upon the simple diffusion nor the facilitated diffusion. They should have they should have an alternative method in which the energy consumption is there, energy use हो रही है, but at least lower concentration में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपटेक करने में हेल्प हो रही है. So the other method or the other role of the cytoplasmic membrane, that is active transport, that we are here going to discuss. Active transport, actually this is the movement against the concentration gradient, and you can say that from lower concentration to the higher concentration. So when we use the term active transport, this is another role of the cytoplasmic membrane. This could be categorized into two primary mechanisms. One mechanism is that in which cytoplasmic membrane it uses the proton motive force. अभी जो हमने पीछे proton motive force पढ़ी है, उस proton, अब जो कि ये active transport है, इसमें एनर्जी यूज होगी ना, अब एनर्जी आएगी कहाँ से? तो एक मैकेनिज्म ये है कि जो proton motive force है उसकी एनर्जी यूज हो, और दूसरा मैकेनिज्म यह है कि जो एटीपी बने हैं सेल के अंदर, उन एटीपीज की एनर्जी यूज हो. So active transport is another role that is being played by the cytoplasmic membrane. अब अगर हम मजीद आगे देखते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास इसके थोड़ी सी अगर डिटेल में जाते हैं तो इसमें जो फर्स्ट मैकेनिज्म हमने पढ़ा, दिस इज एक्चुअली द एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम द प्रोटॉन मोटिव फोर्स. और उसमें होगा क्या कि प्रोटॉन्स इनटू द सेल एंड साइमल्टेनियसली ब्रिंग अलोंग द सब्सटेंस. मैं पहले आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ. ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, उसके दरमियान में प्रोटीन एम्बेडेड है विच इज एक्टिंग लाइक अ चैनल और अ स्पेशल गेट. This is the intracellular side and this is the extracellular side of the membrane. This is the proton. ये proton label हुआ हुआ है. This spherical orange shape, that is the proton. So when there is a mechanism which uses the energy of the proton motive force, तो उसमें अगर nutrients को uptake करना है तो जैसे ही प्रोटॉन सेल के अंदर एंटर होगा, न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे. Alternatively, when cell needs to extract the waste material, this one, तो जैसे ही प्रोटॉन सेल के अंदर एंटर हो रहा होगा, the waste material would be excreted out or alternatively. तो अब यहाँ पे देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स प्रोटॉन के साथ एंटर हो रहा है
और वेस्ट मटेरियल प्रोटॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए, जैसे प्रोटॉन एंटर होने के लिए चैनल ओपन हुआ, दिस वेस्ट मटेरियल विल एक्सक्रीटेड आउट। ओके, यहाँ पे मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज जनरल फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन ये है कि यू नो दैट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड द सेल या इंटरसेलर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अकोमुलेशन होती है इन द केस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। अब प्रोटॉन एंटर हो रहा है इनटू द सेल और प्रोटॉन के साथ न्यूट्रिएंट्स भी एंटर हो रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि न्यूट्रिएंट्स पे क्या चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन के अगेंस्ट वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक, अब वेस्ट मटेरियल पे क्या चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या ख्याल है आप लोगों का? सर न्यूट्रिएंट्स पे नेगेटिव होगा और वेस्ट मटेरियल पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। इसकी क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इस बात का आपके पास? सर अगर देखें तो वो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड वगैरह उन पर नेगेटिव। सर वेस्ट मटेरियल्स में मुझे नेगेटिव लग रहा है। वेस्ट मटेरियल आपको नेगेटिव लग रहा है, लेकिन लग क्यों रहा है, लॉजिक दें, उसका रीजन बताएं। सर क्योंकि जो इनसाइड है एनवायरनमेंट वो नेगेटिव है, ठीक तो है, अगर आउटसाइड पॉजिटिव है। वो जी, और सर लेकिन वेस्ट मटेरियल जब इनसाइड सेल होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव शायद रिपेल करें। सर मेरी ये लॉजिक है, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं। इट्स फाइन, अभी हम सही और गलत का जजमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये गेस कर रहे हैं कि आप लोगों का लॉजिक्स है क्या। तो इसके अलावा कोई और? इस तरह से सोचा कि बच्चे, your voice is distorted, I am unable to hear you. सेल के अंदर बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, I am unable to hear you. तो इस तरह से सेल के अंदर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो मतलब कि नेगेटिव चीज सेल के अंदर रहेगी, तो इस तरह से उसके नेगेटिव। राफिया, आपने कुछ आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली योर वॉइस वाज डिस्टॉर्टेड एंड आई वाज अनएबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। एनीवन, आप लोग बिल्कुल वो नहीं करते, डिस्कशन नहीं प्रॉपर करते, कुछ भी आपको जो लगता है बोला करें, गलत सही की जजमेंट नहीं हो रही है। न्यूट्रिएंट्स पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और कैसे? नेगेटिव भी, क्योंकि सर नेगेटिव होगा और तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ विद द फ्लो नेगेटिव की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, और अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो आपने आंसर किया है ना, इस आंसर में मुझे एक बड़ा लतीफ़ा याद आ रहा है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है मैं सुनाने वाला। वो कुछ दिन पहले वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, वो एक वो काला बकरा था और एक वो सफ़ेद बकरा था, तो आपने कुछ इस तरह का आंसर नहीं कर दिया? यस सुना दें। मैं बिल्कुल नहीं सुना रहा, अभी फिलहाल टाइम नहीं है। अच्छा, आप एक काम करेंगे, अपने पास एक क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्लास में इसको देख के आइएगा प्रॉपरली, और मैं रैंडमली पूछूंगा और उस टाइम में वाकई जजमेंटल हो रहा हूँगा। ठीक है, आप इसको लिख लें अपने पास इस पिक्चर के साथ, ये स्लाइड आपके पास मौजूद हैं। आपने करना क्या है कि इस पर प्रॉपर थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कि आपने इस पॉइंट से भी सोचना है कि देयर इज़ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन मोटिव फोर्स है। ये भी सोचना है कि सेल अपना बैलेंस, चार्ज बैलेंस मेंटेन रखता है। ये भी देखना है कि जो चैनल्स हैं ये किस तरह से ओपन होंगे। तो इस जब आप ये 2-3 पॉइंट्स देखेंगे तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू कैन गो फॉर द रिसर्च पेपर और गूगल स्कॉलर, प्लीज़ विकीपीडिया वगैरह मत देखिएगा। हम इस पर डिस्कशन करेंगे एंड आई वुड बी प्लीज इफ यू डू अ रिसर्च। ठीक है,
So such kind of proteins they are termed as सर major आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? सर आ रही है। बच्चे आपके, हाँ बच्चे आपके इंटरनेट का कोई मसला है, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, major facilitator super families. So these are the proteins which actually helps actually help the movement of the molecules along with the proton motive force, and such family and type of proteins they termed as a major facilitator superfamily. और इसके साथ साथ if we move next, this is another one. This is other type of effective transport which involves the ATP or the energy generated by the ATP. And इसमें जो types of proteins इस्तेमाल होती हैं, they are the ABC transport system. ABC stand for ATP binding cassette proteins, या ATP binding cassette transport system. This transport system is also present in the lipid bilayer. And what happens? Some squanger proteins, या some squanger molecules, they would be secreted. अगर आप यहाँ पे देखें, these are the squangers. These squangers would be secreted by the cell. They would bind with the target molecules, जो nutrient के साथ bind करेंगे, and these squangers they would pass through along with the targeted molecules through the transport system. और इस केस में जो transport system को energy required होगी, that would be fulfilled by the ATP, and ATP would be converted into ATP. So इस केस में हम कह सकते हैं कि squanger molecules they have ability to squench and deliver the proteins, squanger and some target molecules. तो इस केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहीं से नहीं आ रही, प्रोटॉन वगैरह से या प्रोटॉन मोटिव फोर्स से नहीं आ रही. एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड एंड एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड थ्रू द ATP and ATP is being converted into ADP. ठीक है. एक आखिरी चीज जो इसमें है, दिस इज द ग्रुप ट्रांसलोकेशन. एंड व्हाट इज दैट? ग्रुप ट्रांसलोकेशन के लिए मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल आपको दूंगा. आप थोड़ा सा अपने बायोकेमिस्ट्री को अगर रिमाइंड करें, बायोकेमिस्ट्री 1 को, वहाँ पे आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज इनटू 6-फॉस्फेट, एंड ग्लाइकोलिसिस होती है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. एंड glucose, if we consider the glucose is the substrate or the nutrient, whenever the glucose will enter into the cell, glucose would be phosphorylated. या glucose के साथ आप कह लें कि the cytoplasmic membrane that is attaching a group, glucose के साथ phosphate group attach हो रहे हैं. So this is actually a way, the phosphorylation of glucose that is making making helpful the transport of glucose into the cell, glucose into 6-phosphate. यानी कि अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, ये एक अगर सेल है तो यहाँ पे बाहर ग्लूकोज था और सेल के अंदर एंटर हुआ तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया और अब सेल के अंदर पहुंच के ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हो चुका है. ठीक है. और इसके बाद ग्लूकोज 1,6-बिस-फॉस्फेट और ये पूरी ग्लाइकोलिसिस की चेन चलेगी. सो this phosphorylation that would fall in the group translocation category. This is the type of the active transport in which the nutrient is being modified and nutrient is being attached with another group. This is the phosphate group. ठीक है, this one. और इसमें होगा क्या, इसमें कर क्या रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को आप केमिकली ऑल्टर कर रहे हैं. आप केमिकली ऑल्टर ही कर रहे हैं ना, उसके साथ एक मॉलिक्यूल अटैच कर रहे हैं. अब वो ग्लूकोज नहीं है, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो गया है. यू हैव या सेलुलर मेम्ब्रेन हैव चेंज्ड structurally या chemically the nutrient and now it has been converted into glucose 6-phosphate. और जो मैकेनिज्म ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल, इसको हम कहते हैं PTS सिस्टम. अपने पास लिख लें, फॉस्फोट्रांसफेरेज सिस्टम, PTS सिस्टम. इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. इसमें एनर्जी कहाँ से आती है? इसमें एनर्जी आती है फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ये बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी डिटेल में चला जाएगा. एंड आई होप कि जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री में तो आपने वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की होंगी. तो इस वजह से मैं उस डिटेल में रेपिटेशन ऑफ मटेरियल में नहीं जाना चाहता. एनीवेज, वी आर टॉकिंग अबाउट सम रोल्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. उसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ प्राइमरी मैकेनिज्म को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स के साथ उसको डिस्कस किया है कि कहाँ से एनर्जी और ग्रुप ट्रांसलोकेशन एंड फाइनली व्हाट हैपेंड. So this was all about for today's